तो आखिर कांग्रेस पार्टीशन के लिए क्यों माने? पहला पॉइंट है कि संप्रदायवाद से लड़ने में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस ने दो काम किया जो उसका मोटो था, जो उसका उद्देश्य था आजादी से पहले। पहला था कि राष्ट्रीय जागरूकता फैलाना, चप्पे चप्पे में जागरूकता फैलाना, जिसमें कि वो सफल हुई। लेकिन दूसरा पॉइंट था क्या कि सभी वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, एक संगठित, एक मजबूत राष्ट्र के प्रति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो। वहां पर कांग्रेस फेल हो गई। और यह जो मुस्लिम संप्रदायवाद था, तो वहां पर कांग्रेस बुरी तरह से फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? आपने देखा होगा कि 1946 का इलेक्शन हुआ, 1937 का भी इलेक्शन हुआ। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को 7 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला और 2 राज्यों में उसने क्या किया, दूसरे पार्टियों से मिलकर के सरकार बनाई। तो कुल 11 में से 9 राज्यों में उसकी सरकार थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, तो कांग्रेस ने कहा कि आपने हमसे बिना पूछे हुए हमारे सारे फौजों को, जवानों को आपने जो है ना उसमें झोंक दिया, हिंदुस्तानी लोगों को। यह गलत काम किया आपने। पहले आपको हमसे परमिशन लेना चाहिए था। हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना, हम तो खुद गुलाम हैं। लेकिन अंग्रेज ने उनकी बात नहीं मानी। तो दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ कि करीब 25 लाख भारतीय सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़ी। किसके खिलाफ में? हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ में, अलग अलग जगहों पर। और इससे व्यथित होकर के कांग्रेस ने 1939 में क्या किया? इस्तीफा दे दिया। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे वो इस्तीफा दे दिया। और ये सरकार कितने दिन तक चली? कांग्रेस की 27 महीने तक। जिस दिन कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, उस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस। क्यों? कि 1937 के इलेक्शन में वो बुरी तरह से पराजित हुए थे। लेकिन 1939 में जब कांग्रेस के गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया राज्यों से, तो उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग के लिए ये पूरा इलाका, पूरा फील्ड जो है ओपन हो गया। और उसके रिजल्ट क्या हुए? 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन के द्वारा मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, इसको कहते हैं पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और उन्होंने एक सेपरेट कंट्री, देश की मांग किया पहली बार। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने की इसलिए जरूरत है कि मैं वहीं पर आऊंगा कि 1940 में जब उन्होंने घोषित कर दिया कि हमें अलग अपना देश चाहिए, तो बहुत सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया खास करके उत्तर पश्चिम में हैं, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या सिंध का इलाका, जहां पर कि 60 से 70% मुसलमान हैं, तो वहां पर हमें अलग से राज्य चाहिए। अभी वो बंगाल की बात नहीं कर रहे थे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है, ये अलग हमें देश चाहिए। आंदोलन जो है ना घर घर तक पहुंच गया, जिसमें कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, इनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी और देश पूरी तरह से मोबिलाइज हो गया। लेकिन इसके एक दुष्परिणाम भी हुए। और दुष्परिणाम क्या था कि सारे कांग्रेस के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। जो इवन तालुक स्तर के कांग्रेस नेता थे, उनको भी जेल के अंदर में ठूस दिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता या हिंदू महासभा के नेता या कम्युनिस्ट के नेता, वो सब आराम से अपना बाहर घूम रहे हैं। दे वर लिस्ट बोदर्ड अबाउट इट। बल्कि कम्युनिस्टों ने तो विरोध भी किया कि भारत छोड़ो का आंदोलन क्या मतलब है, उनका लुक था। तो इस तरह से क्या हुआ, जब सारे कांग्रेस के नेता जेल के अंदर चले गए, और इसमें भी आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को 3-3.5 साल तक जेल के अंदर, सबसे लंबी अवधि का जेल था वो, 42 से लेकर 45 तक। कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ था? बॉम्बे के ग्वालियर मैदान से 9 अगस्त को 1942। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग को अब संगठन करने में, गांव देहातों में
मजबूती करने में उसे बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि विरोधी तो था ही नहीं। विरोधी जो कांग्रेस था वो तो सब जेल में चले गए और उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। अंग्रेज सरकार के द्वारा उनके घर जलाए गए, लूटे गए, बर्बाद कर दिए गए। लोग, बहुत सारे लोग छुप करके नेपाल चले गए, खास करके बिहार के लोग, यूपी के लोग। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम लीग को, जिसको कि मुस्लिम लीग ने 1939 में क्या कहा था अंग्रेज को कि मैं आपको समर्थन करता हूं, कांग्रेस ने विरोध किया और मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम अंग्रेज के साथ हैं। तो उनके एक नेता भी जेल नहीं गए, हिंदू महासभा के भी एक नेता जेल नहीं गए, और इन्होंने ग्राउंड वर्क पर विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहते थे, और वो क्यों चाहते थे वो भी मैं बता देता हूं। उन्होंने पैसे से भी मदद किया, और जिस तरह से जो मुस्लिम लीग 25-50 हजार सदस्य की पार्टी थी, अब वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में चप्पे चप्पे पर पहुंच गई आगामी 3-4 सालों में, जब कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे। तो यहां पर दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो संप्रदायवाद, जो मुस्लिम कम्युनलिज्म या हिंदू कम्युनलिज्म, हिंदुओं में भी बहुत लोग संप्रदायवादी थे, खास करके हिंदू महासभा, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। तो वहां पर कांग्रेस जो है पूरी तरह से फेल हो गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि जब 1946 का इलेक्शन हुआ, आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को 90% वोट मिले। 90% सीट जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थे, ये क्या हुआ, मुस्लिम लीग को मिला। इससे क्या पता चलता कि कांग्रेस अपनी पकड़ मुसलमानों में खो चुकी थी और संप्रदायवाद के सामने में हार चुकी थी। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने 1940-41 से ही मुस्लिम लीग को अपीजमेंट को हिंदी क्या कहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति खेला। कांग्रेस चाहती थी कि किसी तरह से देश विभाजित नहीं हो। देश का विभाजन सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा, तो वो अपीजमेंट की पॉलिसी खेल रही थी मुस्लिम लीग के साथ में। 1944 में गांधी जी ने कह दिया कि अगर अंग्रेज जब चले जाएंगे, तो अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, अगर वो सेल्फ डिटर्मिनेशन यदि 100 निर्णय के आधार पर वो अलग होना अगर चाहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस जितना कंसेशन देती थी, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना उतना ही ज्यादा हार्ड रवैया अपनाता था। और इसलिए आपने क्या देखा कि जब कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, इंटरिम गवर्नमेंट किसके तहत में, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे, इसमें 3 मेंबर थे जो हमेशा पीटी में पूछा जाता है। सर पैथिक लॉरेंस, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दूसरा स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, और उसने जवाहरलाल नेहरू उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, और 24 अगस्त को उनके द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था 1946 को। बाद में 2 सितंबर से इंटरिम गवर्नमेंट काम करना चालू किया, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया सारे मिनिस्टर्स, लेकिन मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन बाद में अक्टूबर के महीने में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था, और उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, 5-5-3। देखिए 5-5-3 मतलब 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग और 3 माइनॉरिटीज के, और मुस्लिम लीग के मेंबर जिसमें कि लियाकत अली खान, इसको फिनांस मिनिस्टर बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन था वो मुस्लिम लीग से कम 3-4 गुना बड़ा था। लेकिन कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के सामने में बेबस थी। वो चाहती नहीं थी कि किसी तरह से देश का बंटवारा हो, और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत में कांग्रेस ने अपने बराबर समकक्ष खड़ा कर दिया उसको। मुस्लिम लीग को
कांग्रेस के समकक्ष खड़ा कर दिया, मतलब कि 5 मंत्री अगर कांग्रेस के रहेंगे तो 5 जो है मुस्लिम लीग के रहेंगे और 3 माइनॉरिटी के सदस्य होंगे। वो ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि जो जिन्ना की जो हठधर्मी है उससे बचने के लिए कि किसी तरह से देश का विभाजन नहीं हो, उसको संतुष्ट करो। लेकिन आपने इसको क्या देखा बाद के वर्षों में? 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया 1946 को, और जिसमें कलकत्ता, बिहार, इन सब इलाकों में बहुत मारकाट हुआ, जिसमें बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मारे गए। देश में सांप्रदायिक दंगा भड़क गए, रावलपिंडी में भड़क गया और हजारों लोग हिंदू सिख मारे गए। और ये जो कॉमनल वायरस है, जहर, ये पूरे देश में फैल गया। जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी थे, मुसलमान के द्वारा कत्लेआम किया गया। जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में थे, वहां मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो अंतरिम सरकार थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी, वो एक डिफंक्ट गवर्नमेंट हो गई थी। कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। क्यों नहीं रह गया था? उसके पीछे लॉजिक, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही था। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो सांप्रदायिक दंगे को रोकने में समर्थ नहीं हो पाए? रीजन क्या है? तो रीजन एक ही है। अगर आप आजादी से पहले अगर पुलिस का और आर्मी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो आप क्या पाते हैं? उन्होंने आर्मी में क्या किया था? मार्शल रेस का कंसेप्ट डेवलप किया था। और ये मार्शल रेस में किसको रखा था? सिख को, पठान को। ये लंबे लंबे 6-6 फीट के होते थे ना, 6.5 फीट के। क्यों रखा था मार्शल रेस में? क्योंकि 1857 के विद्रोह में उन्होंने देखा जो बिहार और यूपी के जो लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, खास करके वहां के रहने वाले आर्मी के लोग। तो अब 1857 के बाद में उन पर वो विश्वास करते ही नहीं थे अंग्रेज सरकार। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्शल रेस का कंसेप्ट डेवलप किया। और जैसे कि आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति में सिख लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था, मराठाओं ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। झांसी की रानी को छोड़ करके और नाना साहब को छोड़ करके जो बिठूर में रहते थे, बाकी सब चुप रहे थे। सिंधिया, होलकर, ये सारे लोगों ने कुछ हिस्सा नहीं लिया था। सिखों ने भी हिस्सा नहीं लिया था, पठान ने हिस्सा नहीं लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि सिख और पठान को आर्मी में और पुलिस में जबरदस्त रूप से भर्ती करना शुरू किया। और खास करके पठानों को, पंजाबी मुसलमानों को, जो 6-6, 6.5 फीट के होते थे। अब एक उदाहरण आपको देता हूं। यूपी में देश जब आजाद हुआ 1947 से पहले, यूपी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 15%। लेकिन जब पुलिस की बात आएगी तो मुसलमान कितने थे? 42%। 42% मुसलमान जो थे वो पुलिस फोर्स में थे। उसी तरह से आर्मी में, जहां पर टोटल जो है मुसलमानों का पॉपुलेशन 20-22% था पूरे भारतवर्ष में, जब देश विभाजित नहीं हुआ था, लेकिन उनका शेयर कितना था? तो आप देखेंगे कि शेयर उनका था पूरे हिंदुस्तानी आर्मी में 50 से लेकर 58% तक। और इसी तरह से बंगाल प्रांत में मुसलमान जो है पुलिस में बहुत ज्यादा था, अपने पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा। और ये सब डिवाइड एंड रूल के तहत में अंग्रेज सरकार ने भर्ती किया हुआ था, हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए। तब दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? जब दंगे भड़के तो सरकार तो पुलिस को ही कहेगी ना, और पुलिस क्या है? पूरी तरह से कम्युनलाइज है, सांप्रदायिक रंग में रंग गई है। तो चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जिस आर्मी को, जिस पुलिस को इन दंगों को कंट्रोल करना था, वो क्या हो गया? मूक दृष्टा बने रहे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि देश में हजारों लाखों लोग 1947, अभी देश आजाद भी नहीं हुआ है, मार्च के दंगे की बात मैं कर रहा हूं। 16 अगस्त का जो डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग ने किया था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो 16 अगस्त से लेकर के 1947
मैंने 3 जून 1947 जो माउंटबेटन प्लान है जो अभी मैं बताऊंगा आपको, इस पीरियड में हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे होने लगे और जो अंतरिम गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो पूरी तरह से फेल हो गई। तो इसीलिए बेटर है कि देश को विभाजन कर दिया जाए। जब विभाजन हो जाएगा तो अब जो इतना दंगा फसाद जो हो रहा है, जब एक बार विभाजन हो जाएगा तो फिर तो कोई मुद्दा रहेगा ही नहीं, तो फिर दंगे नहीं होंगे, लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। दूसरा कारण क्या था? 3 जून का जो माउंटबेटन प्लान था, जिसको कि पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। उसके पहले तो बेवेल वगैरह ने कहा था कि हाँ स्वतंत्र रह सकते, आप हिंदुस्तान में मिल सकते, पाकिस्तान में मिल सकते, या आपको स्वतंत्र रहना हो तो रह सकते। लेकिन जो 3 जून जो माउंटबेटन का प्लान था उसमें क्या कहा गया कि प्रिंसली स्टेट जो है, जो हिंदुस्तान के भूभाग पर 1/3 भाग पर शासन कर रहे थे, उनको कहा गया कि आप या तो हिंदुस्तान में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए, लेकिन यू विल नॉट बी गिवन द चॉइस फॉर इंडिपेंडेंट स्टेटस। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था 3 जून के प्लान में। इसके पहले तो जो राजा महाराजा थे वो तो बढ़ चढ़ के बात करते थे कि हमें हिंदुस्तान से पाकिस्तान से क्या लेना देना, जो बड़े बड़े राज्य थे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। जैसे हैदराबाद, जैसे भोपाल का राज्य यहीं अपने एमपी में हमेशा विरोध किया उसने, बहुत ज़्यादा 1948 तक विरोध किया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, बहुत सारे राज्य थे जो विरोध कर रहे थे। यहाँ पर इतने राज्यों को बताना ठीक नहीं है। उनका मंशा क्या था कि हम अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, अगर स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो जाता, मान लो हैदराबाद हो जाता है और मैसूर जो प्रिंसली जो स्टेट था वो भी हो जाता, तो क्या होता है हिंदुस्तान में? देयर वुड हैव बीन टोटल बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन वर्ड कहाँ से आया है? पूर्वी यूरोप से। बाल्कन प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, तो उसी से क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। तो उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, भोपाल, कश्मीर, ये सारे जो प्रिंसली स्टेट है वो अगर अलग हो जाते, या ग्वालियर या होलकर, तो क्या होता? देश का एकीकरण नहीं हो पाता, देश टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाता। तो अब जो 3 जून का प्लान था उसमें माउंटबेटन ने क्या कहा कि या तो आप हिंदुस्तान में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए, लेकिन हम आपको कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते। तो ये कांग्रेस को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अगर मान लो हम पार्टीशन पर हम अपना स्वीकृति नहीं देते हैं तो क्या होगा? देश में दंगे होंगे, फसाद होंगे, बहुत सारे जो नेटिव स्टेट हैं वो उठ के खड़े हो जाएंगे, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर जाएंगे। तो एक ही रास्ता बचेगा तब, और वो क्या होगा? वार। भैया, जैसे इटली में एकीकरण हुआ, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क ने किया। तो कांग्रेस नेता जो थे वो इस चीज से बचना चाह रहे थे, ज्यादा खून खराबा से बचना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने पार्टीशन पर रजामंदी दे दिया, ताकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर देश बने तो बीच में जो है ना आइलैंड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ना रहे और देश बाल्कनाइजेशन ना रहे, एक स्ट्रांग यूनिट के रूप में देश काम करे। जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारा देश अभी भी बहुत बड़ा देश है, और इसमें क्या है, एक बाउंड्री और दूसरे बाउंड्री में क्या है? कंटिग्यूटी है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई एक सेपरेट स्टेट हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया। दोस्तों, एक और कारण था, कांग्रेस यह समझती थी उस समय में कि ये जो पार्टीशन हो रहा है वो टेम्पररी है, क्षणिक है। जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक साथ मिल जाएंगे। हालांकि ये जो है वो दीवा स्वप्न ही साबित हुआ, अभी तक कोई क्षणिक नहीं हुआ। पाकिस्तान तो पैदा होते ही वो उसने अमेरिका के खेमा चला गया, सीटो सेंटो बगदाद टीटी उसका मेंबर बन गया, हिंदुस्तान से अदावत रखने लगा, जो आज तक चल रहा है। लेकिन उस समय के कांग्रेसी नेताओं का मंतव्य था, हालांकि वो खोखला मंतव्य था, कि अभी तो जब तक अंग्रेज है तब तक ये संप्रदायवाद का जहर देश में फैला है। जब एक बार अंग्रेज चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा?
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक साथ यूनाइट हो जाएंगे और संप्रदायवाद का जहर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हवा देने का काम जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये गलत साबित हुआ। दूसरा एक पॉइंट और था, कांग्रेसियों का कहना था कि पार्टीशन वुड बी पीसफुल। अगर हम पार्टीशन देश का बंटवारा कर देते हैं तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होगा और जो इतना मारकाट जो मचा हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जून के उद्घोषणा के बाद में रेड क्लिफ कमीशन क्या होता है? जिसने बाउंड्री का निर्धारण किया है। रेड क्लिफ जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाउंड्री को डिवाइड किया, इसको रेड क्लिफ कमीशन कहते हैं। तो कांग्रेसियों का यह मत था कि एक बार अगर बंटवारा हो गया तो उसके बाद में पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाएगी। जब एक बार पार्टीशन शुरू हो गया और रेड क्लिफ कमीशन के द्वारा बाउंड्री तय किया गया तो बहुत सारे जो हिंदू थे, सिख थे, पश्चिमी पाकिस्तान, रावलपिंडी, मुल्तान वगैरह इलाके में, उनको मुसलमानों ने मार मार करके या तो मार दिया या उनको भगा दिया। तो इट वॉज कॉल्ड इथनिक क्लिंजिंग। इथनिक क्लिंजिंग ये वर्ड है अंग्रेजी में। आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले लाहौर क्या था? एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। लाहौर क्या था? सबसे ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो डेवलप कहाँ था? लाहौर में। इवन बॉम्बे से ज़्यादा, कलकत्ता से ज़्यादा। क्यों? कि लाहौर का जो प्रॉपर शहर था वहाँ पर हिंदुओं का दबदबा था। जितने बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोले गए, ये सब हिंदुओं के द्वारा खोले गए। लेकिन जो लाहौर का जो पेरीफेरी था, जो देहाती क्षेत्र था, उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। मुसलमान जागीरदारों की संख्या ज़्यादा थी, जमींदारों की संख्या ज़्यादा थी, उनके पास लैंड था। जब एक बार पार्टीशन अनाउंस हुआ तो देहाती क्षेत्र के सारे मुसलमान लाहौर में घुस गए और उन्होंने पूरी तरह से कानून और व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। सारे हिंदुओं को या तो मार दिया गया या उनको वहाँ से भगा दिया गया। उसी तरह से पटना में जितने भी मुसलमान थे, बड़े बड़े मुसलमान, क्योंकि ज़मीन उनके पास था, मुसलमानों के पास में, हिंदुओं ने या तो उन्हें मार दिया या पाकिस्तान के लिए भगा दिया। तो ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा और लोगों का अनुमान है कि लगभग 15 लाख लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान दोनों, और करीब 50 लाख से 60 लाख लोग, हिंदू मुसलमान दोनों, ये विस्थापित हुए। ये बहुत बड़ा त्रासदी था हिंदुस्तान का। तो ये कांग्रेस का जो ये मंतव्य था कि एक बार पार्टीशन अगर हो जाएगा, हम दस्तखत कर देंगे, देश का विभाजन हो जाएगा तो शांति व्यवस्था हो जाएगी, वो क्या हो गया? पूरी तरह से फेल हो गया। गांधी जी ने क्या कहा जब लोगों ने पूछा कि आपने पार्टीशन पर सहमति क्यों दिया? तो बोले लोग ऐसा चाहते थे। मतलब डिसअपॉइंटेड आदमी थे, दुखी इंसान थे। आज़ादी के दिन वो नोआखाली में थे, वो कोई जश्न नहीं मना रहे थे। वहाँ पर जो बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव हुए थे, उसको शांत करने का काम कर रहे थे वहाँ के बंगाल के चीफ मिनिस्टर, जो उस समय में सोहरावर्दी था, उसके साथ में। जब लोगों ने पूछा कि भाई आप तो पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ाई लड़े, तो आखिर आपने इस पर सहमति क्यों दिया? उन्होंने कहा कि मैंने सहमति इसलिए दिया क्योंकि हिंदू, सिख, मुसलमान ये सब पार्टीशन चाहते थे। तो अगर पार्टीशन चाहते थे तो फिर मैं इसको रोक नहीं सकता था। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, गांधी जी क्या कहना चाह रहे थे कि जो सांप्रदायिक जो वायरस है, जहर है, वो निचले स्तर तक पहुंच गया था। पुलिस फोर्स में पहुंच गया था, आर्मी में पहुंच गया था, आम जनता में पहुंच गया था, जहां पर कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तरह का जबरदस्त अविश्वास या मिसट्रस्ट हो गया था कि एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं थे। मारकाट मचा हुआ था। जो बरसों से साथ में रह रहे थे हिंदू मुसलमान, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक और कारण क्या था? कारण यह था कि कांग्रेस अंग्रेजों की चाल को समझ गई। कांग्रेस समझ चुकी थी कि यह मुसलमान का पिट्ठू हो गया है। जो अंग्रेज की पॉलिसी है, जो ग्रेट गेम, जो उनका 1830 से चल रहा था। दोस्तों, ये ग्रेट गेम क्या था? टू कंटेन सोवियत यूनियन। और 1830 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों का यही पूरा मंशा रहा कि हम किसी तरह से
सोवियत यूनियन को रोकें, और उसके लिए वो हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में एक मुस्लिम स्टेट की स्थापना करना चाहते थे, जो स्टेट कमजोर हो, जो उन पर डिपेंडेंट रहे, उन पर निर्भर रहे, और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को फोर्स डिप्लॉयमेंट में भी मदद मिले, मतलब बहुत सारे मुसलमान जो है वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती भी हों, और मुसलमान तो वहाँ हैं ही। आप जैसे कि आप देखते होंगे कि नेपाल में जो बहुत सारे जो गोरखा हैं वो करीब 15,000 के लगभग सैनिक कहाँ हैं, ब्रिटेन के आर्मी में काम करते हैं, 15 से 20,000। उसी तरह से वो चाहते थे कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो मुसलमान सैनिक हमारे ब्रिटिश एम्पायर के सेना में शामिल हो। तो दोस्तों, ये जो ग्रेट गेम है, इस ग्रेट गेम को कांग्रेस के नेता समझ गए, और उन्होंने देखा कि अगर हम ज़्यादा दिन तक विलंब करते हैं तो क्या होगा कि देश, अभी तो हिंदुस्तान पाकिस्तानी हो रहा है, देश अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। क्यों? कि तीसरा एंगल क्या था, प्रिंसली स्टेट, जो मैंने आपको बताया। और ये प्रिंसली स्टेट जो थे वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक थे, और इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था, भाई पाकिस्तान बनेगा तो एक तरफ बनेगा, देश के बीच हिस्से में एमपी के एरिया में तो नहीं बनेगा। लेकिन मान लो अगर भोपाल स्टेट एक अलग बन जाता, फिर क्या होता, देश कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाती और देश चलाना मुश्किल हो जाता। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे वो बहुत ही खतरनाक थे, मंसूबा पाले हुए थे। तो कांग्रेसियों ने देखा कि अगर मान लीजिए ये जिन जो है प्रिंसली स्टेट का, अगर हम लेट करते हैं, विलंब करते हैं, तो पाकिस्तान तो बनेगा ही, बहुत सारे जो देसी राजा रजवाड़े हैं वो भी बंदूक लेकर के खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद में गृह युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, और हो सकता है कि आज़ादी और विलंब हो जाए, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल और लेट हो जाए, जिसके लिए कांग्रेस के नेता तैयार नहीं थे। क्यों? कि देश में हर तीसरे साल अकाल पड़ रहा था, हजारों लाखों के तादाद में लोग मर रहे थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं, पूरी तरह से खोखला कर चुका था। 94% लोग भूख से बेहाल थे, रोटी नहीं मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेसियों ने यह सोचा कि जितना जल्दी आज़ादी हो उतना ही ठीक है, और जो हमें जो देश मिल रहा है उसी को हम बेहतरीन देश बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी मंजूरी दे दिया, माने बंटवारे पर स्वीकृति दे दिया।